आज है 30 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय बाजार में क्या हुआ। बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। इस हफ्ते बाजार कुल मिलाकर बढ़त के साथ बंद हुआ, लेकिन गुरुवार को अचानक आई तेज बिकवाली ने पूरा माहौल बदल दिया। निफ्टी फिर से 24,000 के नीचे फिसल गया और सेंसेक्स में भी करीब 583 अंकों की बड़ी गिरावट देखने को मिली। दिन के आखिर में बाजार अपने निचले स्तर से थोड़ा संभला जरूर, लेकिन ज्यादातर शेयर दबाव में रहे, जिससे कमजोरी साफ दिखाई दी। सबसे ज्यादा दबाव बैंकिंग सेक्टर में दिखा, जहां निफ्टी बैंक करीब 540 अंक टूटकर 54,863 पर बंद हुआ। पूरे हफ्ते में बैंकिंग शेयरों में लगातार कमजोरी रही, खासकर पीएसयू बैंक शेयरों में बिकवाली ज्यादा देखने को मिली। मिड कैप शेयरों में भी अच्छी खासी गिरावट आई और मिड कैप इंडेक्स करीब 592 अंक टूटकर 59,785 पर पहुंच गया। इससे साफ है कि बड़े शेयरों के साथ साथ छोटे और मझोले शेयरों में भी निवेशकों ने मुनाफा वसूली की। इस गिरावट के बीच एक बड़ी चिंता रुपए में कमजोरी भी रही। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर 95.33 तक पहुंच गया, जो विदेशी निवेश और इंपोर्ट लागत दोनों के लिए चिंता का संकेत माना जा रहा है। गुरुवार के कारोबार में आईटी और फार्मा सेक्टर ही ऐसे रहे जिनमें थोड़ी मजबूती देखने को मिली। इसका मतलब यह है कि जब बाजार में डर का माहौल होता है तब निवेशक आमतौर पर डिफेंसिव सेक्टर यानी कंपैरेटिवली सुरक्षित सेक्टर की तरफ जाते हैं। पूरे हफ्ते की बात करें तो फार्मा, ऑयल एंड गैस और आईटी सेक्टर ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं पीएसयू बैंक इंडेक्स सबसे कमजोर सेक्टर रहा, जहां इंडियन बैंक और यूनियन बैंक जैसे शेयर 6% से ज्यादा टूट गए। सेंसेक्स के शेयरों में बजाज ऑटो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और बजाज फाइनेंस ने मजबूती दिखाई। वहीं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और टाटा स्टील में सबसे ज्यादा दबाव रहा। हफ्ते के टॉप गेनर्स में सन फार्मा, टेक महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोल इंडिया और ओएनजीसी शामिल रहे। इन शेयरों में निवेशकों की खरीदारी बनी रही और इन्होंने बाजार को कुछ हद तक सहारा देने का काम किया। वहीं श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, इंडिगो, आईसीआईसीआई बैंक और इटर्नल हफ्ते के सबसे कमजोर शेयरों में शामिल रहे। खासकर फाइनेंशियल सेक्टर में बिकवाली ने बाजार की सेंटिमेंट को काफी कमजोर किया। ब्रॉड मार्केट में टाटा केमिकल्स, बंधन बैंक, न्यूजेन सॉफ्टवेयर और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर जैसे शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। न्यूजेन सॉफ्टवेयर तो चौथी तिमाही के मजबूत नतीजों के बाद 5% से ज्यादा उछल गया। दूसरी तरफ एमआरपीएल, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और एपीएल अपोलो ट्यूब्स जैसे शेयरों में लगातार दबाव बना रहा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी गुरुवार के सबसे कमजोर शेयरों में शामिल रहा, जिससे साफ है कि बैंकिंग और मेटल शेयरों में निवेशक फिलहाल सतर्क नजर आ रहे हैं। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, क्योंकि एयरफेयर और एयरलाइंस के अतिरिक्त चार्जेस को लेकर दायर मामले में सरकार ने अब तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने 8 मई तक एफिडेविट जमा करने का अंतिम मौका दिया है। याचिका में आरोप है कि प्राइवेट एयरलाइंस त्योहारों, इमरजेंसीज और ज्यादा डिमांड के समय मनमानी तरीके से किराया और बैगेज चार्जेस बढ़ा देती हैं। इसी वजह से कोर्ट ने एयरफेयर में अचानक बढ़ोतरी को यात्रियों का शोषण बताया और एक मजबूत रेगुलेटर की जरूरत पर जोर दिया। जम्मू तवी से श्रीनगर के बीच पहली सीधी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हो गई है, जिससे जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे टूरिज्म, लोकल बिजनेस और रीजनल इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है, जिसका फायदा होटल, ट्रैवल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को मिल सकता है। करीब 43,780 करोड़ रुपए के इस बड़े रेलवे प्रोजेक्ट में 36 सुरंगें और 943 पुल बनाए गए हैं। बेहतर रेल कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में निवेश और आर्थिक गतिविधियां तेज होने की संभावना बढ़ी है। MTAR टेक्नोलॉजीज के शेयरों में गुरुवार को करीब 11% की तेज उछाल देखने को मिली। इसकी सबसे बड़ी वजह कंपनी के बड़े क्लाइंट ब्लूम एनर्जी के शानदार नतीजे रहे, जहां रेवेन्यू में 130% की जबरदस्त बढ़त दर्ज की गई। ब्लूम एनर्जी ने पूरे 2026 के लिए ग्रोथ गाइडेंस भी बढ़ा दी है, जिससे MTAR टेक्नोलॉजीज को लेकर बाजार का भरोसा और मजबूत हुआ है। MTAR टेक्नोलॉजीज की कमाई का करीब 55 से 65% हिस्सा ब्लूम एनर्जी से आता है और कंपनी उसके फ्यूल सेल और इलेक्ट्रोलाइजर प्रोग्राम की अहम सप्लायर है। इसी मजबूत बिजनेस कनेक्शन की वजह से MTAR का शेयर अप्रैल में अब तक 81% चढ़ चुका है। हालांकि तेजी के बाद वैल्यूएशन काफी महंगा हो गया है और शेयर अभी अपने हिस्टोरिकल एवरेज से काफी ऊंचे PE मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है।
लॉरस लैब्स के चौथी तिमाही नतीजे मिले जुले रहे, जिसके बाद शेयर दिन की ऊंचाई से फिसल गया। कंपनी की आय सालाना आधार पर 5.3% बढ़कर 1,811 करोड़ रुपए रही, लेकिन ये बाजार के अनुमान से कम रही। वहीं एबिटडा और मुनाफा भी बढ़ा, लेकिन दोनों आंकड़े उम्मीद से थोड़े कमजोर निकले। कंपनी के सीईओ सत्यनारायण चावा ने कहा कि नए प्रोडक्ट लॉन्च, एनसीई प्रोग्राम्स की सप्लाई और एंटी रेट्रोवायरल सेगमेंट में मजबूत पकड़ की वजह से प्रदर्शन बेहतर रहा। सीडीएमओ बिजनेस में 20% की अच्छी ग्रोथ दिखी, लेकिन जेनेरिक्स बिजनेस में हल्की गिरावट रही। खासकर एफडीएफ बिजनेस में 17% की कमजोरी। रेलटेल कॉर्पोरेशन ने Q4 में मजबूत परफॉर्मेंस दिखाई है, जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट 25% बढ़कर 142 करोड़ पहुंच गया है। साथ ही रेवेन्यू भी 28% बढ़कर 1,669 करोड़ हो गया और ईबिटा में 30% की बढ़त देखने को मिली, जिससे साफ है कि ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ मजबूत रही है। कंपनी का ईबिटा मार्जिन 14% पर स्टेबल रहा, यानी प्रॉफिटेबिलिटी एफिशिएंसी में कोई गिरावट नहीं आई। इसके अलावा रेलटेल ने 1.25 करोड़ प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है, जो पहले दिए गए इंटरिम डिविडेंड के अलावा है। साथ ही कंपनी को 145 करोड़ से ज्यादा का नया ऑर्डर भी मिला है, जिससे फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी मजबूत होती दिख रही है। गोदरेज एग्रोवेट ने Q4 में मिक्स्ड परफॉर्मेंस दी है। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 48% बढ़कर 105 करोड़ पहुंच गया और रेवेन्यू भी 9% बढ़कर 2,333 करोड़ हो गया, यानी टॉप लाइन और प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन दूसरी तरफ ऑपरेशनल दबाव भी दिखा, क्योंकि ईबिटा 5% गिरकर 139 करोड़ रहा और मार्जिन भी 7% से घटकर 6% पर आ गए। हालांकि एनिमल न्यूट्रिशन और पोल्ट्री सेगमेंट्स में मजबूत सुधार दिखा। साथ ही कंपनी ने 11 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड भी घोषित किया है। सीमेंस को 1,825 करोड़ का इंटरनल ग्रुप ऑर्डर मिला है, जिसमें बोगीज, ट्रैक्शन मोटर्स और गियर बॉक्सेस की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई शामिल है। कंपनी के पास 43,004 करोड़ का मजबूत ऑर्डर बैकलॉग भी है, जो फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी को मजबूत बनाता है। ऑनिमी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के सीईओ रणवीर सिंह ने कहा कि आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी अपने लेंडिंग बिजनेस को तेजी से बढ़ाने में करेगी। कंपनी फिलहाल 1.1 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सेवाएं दे रही है और आगे पार्टनरशिप्स व इंटरनल कैपिटल के सहारे ग्रोथ बढ़ाने पर फोकस कर रही है। डॉक्टर लाल पैथलैब्स की चौथी तिमाही नतीजे मिले जुले रहे। कंपनी की आय सालाना आधार पर करीब 17% बढ़कर 702.7 करोड़ पहुंच गई, जिससे टेस्टिंग बिजनेस में मजबूत डिमांड दिखाई दी। लेकिन बढ़ते खर्चों की वजह से कंपनी का मुनाफा 15% घटकर 131 करोड़ रह गया और मार्जिन भी पिछले साल के मुकाबले कमजोर हुआ। कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 4 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 26 जून 2026 तय की गई है। नतीजों के बाद निवेशकों का सेंटिमेंट थोड़ा कमजोर दिखा और शेयर करीब 1.7% गिरकर 1,000। बजाज फिनसर्व के मार्च तिमाही के नतीजे स्थिर रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 5.1% बढ़कर 2,539 करोड़ रुपए पहुंचा, जबकि आमदनी भी करीब 5.7% बढ़कर 38,494 करोड़ रुपए रही। यानी कंपनी लगातार ग्रोथ तो दिखा रही है, लेकिन फिलहाल कोई बड़ा सरप्राइज देखने को नहीं मिला। कंपनी के नतीजे से ये साफ है कि बिजनेस मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन ग्रोथ की रफ्तार अभी सीमित नजर आ रही है। ऐसे में निवेशकों की नजर आने वाली तिमाहियों में प्रॉफिटेबिलिटी और लेंडिंग ग्रोथ पर बनी रहेगी। गो फैशन के लिए ये तिमाही काफी कमजोर रही है। कंपनी का मुनाफा 60% से ज्यादा गिरकर सिर्फ 7.94 करोड़ रुपए रह गया, जबकि रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिली, जिससे डिमांड स्लोडाउन का असर साफ दिखाई दे रहा है। सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बल्कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पर भी दबाव दिखा है। एबिटडा और मार्जिन दोनों में तेज गिरावट आई है, जो इस बात का संकेत है कि कंपनी पर लागत बढ़ने और कंज्यूमर स्पेंडिंग कमजोर होने का असर पड़ा है। पीएसपी प्रोजेक्ट्स ने इस तिमाही में शानदार टर्नअराउंड दिखाया है। कंपनी का मुनाफा 6.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 21 करोड़ रुपए पहुंच गया और रेवेन्यू में करीब 66% की मजबूत बढ़त देखने को मिली, जिससे एग्जीक्यूशन और ऑर्डर फ्लो दोनों मजबूत नजर आ रहे हैं। आरआर केबल के नतीजे भी मजबूत रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 30% से ज्यादा बढ़ा और रेवेन्यू में भी अच्छी तेजी रही। हालांकि मार्जिन्स फ्लैट रहे हैं, जिससे संकेत मिलता है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट का दबाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कजरिया सिरामिक्स ने अपने चौथी तिमाही के नतीजों के साथ बड़ा बायबैक ऐलान किया है। कंपनी 1380 रुपए प्रति शेयर के भाव पर टेंडर रूट के जरिए शेयर्स वापस खरीदेगी, जिसे निवेशकों के लिए पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि इससे शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ती है और मैनेजमेंट का भरोसा भी दिखाई देता है। कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी काफी मजबूत रहे हैं। कजरिया सिरामिक्स लिमिटेड का मुनाफा 43 करोड़ रुपए से बढ़कर 156 करोड़ रुपए पहुंच गया, यानी लगभग 3 गुना तेजी देखने को मिली, जबकि रेवेन्यू भी बढ़कर 1,373 करोड़ रुपए हो गया, जो डिमांड और बिजनेस रिकवरी का मजबूत संकेत है।
नैल्को के Q4 नतीजों में कमजोरी देखने को मिली है। कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 2067 करोड़ रुपए से घटकर 1722 करोड़ रुपए रह गया, जबकि रेवेन्यू में भी गिरावट आई है, जिससे मेटल सेक्टर में दबाव साफ दिखाई दे रहा है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी उम्मीद से कमजोर रहा है। एबिडा और मार्जिन दोनों में गिरावट आई है। हालांकि कंपनी ने निवेशकों को राहत देते हुए 2 रुपए प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 8 मई तय की गई है। सैम इंडिया प्रोजेक्ट्स के शेयर में 30 अप्रैल को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। स्टॉक 738 रुपए पर खुलने के बाद भारी बाइंग सपोर्ट के चलते 815 रुपए 25 पैसे तक पहुंच गया और अपर सर्किट में लॉक हो गया, जिससे बाजार में स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इंटरेस्ट साफ नजर आया। इस तेजी के पीछे भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बड़ा कारण रहा। जहां आम दिनों में करीब 4 लाख शेयर्स का कारोबार होता था, वहीं इस बार करीब 1 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, जबकि स्टॉक ने पिछले 3 साल में करीब 560% का मल्टी बैगर रिटर्न भी दिया है। पीसीबीएल केमिकल के Q4 नतीजे कमजोर रहे हैं और कंपनी के प्रॉफिट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मुनाफा करीब 60% टूटकर 40.3 करोड़ रुपए रह गया, जबकि रेवेन्यू भी हल्का घटा है, जिससे डिमांड और प्राइसिंग प्रेशर का असर दिखाई दे रहा है। कंपनी का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी दबाव में रहा है। एबिडा और मार्जिन दोनों में गिरावट आई है, जो ये संकेत देता है कि फिलहाल कंपनी लागत बढ़ने और कमजोर डिमांड जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। आईडीबीआई बैंक के Q4 नतीजों के बाद शेयर में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। रिजल्ट आने के बाद स्टॉक में तेजी जरूर आई, लेकिन कुछ ही मिनटों में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और शेयर फिर गिरावट में ट्रेड करने लगा। बैंक का प्रॉफिट थोड़ा घटा जरूर है, लेकिन कोर इनकम यानी NII में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। इसके साथ ही ग्रॉस NPA और नेट NPA दोनों में सुधार हुआ है, जिससे एसेट क्वालिटी मजबूत होती दिखाई दे रही है। अदानी पोर्ट्स के Q4 नतीजों के दिन शेयर में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। स्टॉक 1650 रुपए पर खुलने के बाद गिरकर 1607 रुपए तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही दोपहर में रिजल्ट्स आए, शेयर में तेज रिकवरी आई और ये फिर 1650 रुपए के करीब पहुंच गया। हालांकि ऊपर के स्तरों पर टिक नहीं पाया। कंपनी के नतीजे मजबूत रहे हैं। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बढ़कर 3328 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले साल 3014 करोड़ रुपए था और बाजार के अनुमान से भी बेहतर रहा। वहीं रेवेन्यू भी बढ़कर 10,738 करोड़ रुपए हो गया और कंपनी ने 7.5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया है। HAL को लेकर बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार जल्द ही AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए RFP जारी कर सकती है। ये भारत का नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम है, जिससे HAL को आने वाले समय में बड़े डिफेंस ऑर्डर्स मिलने की संभावना बढ़ सकती है। इसके साथ ही भारत अब छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप पर भी नजर रख रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो HAL और पूरे डिफेंस सेक्टर में लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और टेलीकॉम सेक्टर की HFCL लिमिटेड ने Q4 में शानदार टर्न अराउंड दिखाया है। कंपनी का EBITDA 315 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 37 करोड़ रुपए का नुकसान था, यानी ऑपरेशनल लेवल पर बड़ा सुधार देखने को मिला है। कंपनी ने इस बार 180 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जबकि पिछले साल 81.4 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। साथ ही EBITDA मार्जिन बढ़कर 17.3% पहुंच गया, जिससे बिजनेस रिकवरी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। केमिकल सेक्टर की एक्यूटास केमिकल्स ने भी दमदार Q4 नंबर्स पेश किए हैं। कंपनी का प्रॉफिट 62.8 करोड़ रुपए से बढ़कर 137 करोड़ रुपए पहुंच गया, यानी मुनाफा दोगुने से ज्यादा बढ़ा है। EBITDA भी बढ़कर 181 करोड़ रुपए पहुंच गया और मार्जिन 42.96% हो गया, जो काफी मजबूत माना जाता है। कंपनी को भरोसा है कि वित्त वर्ष 27 में रेवेन्यू ग्रोथ करीब 25% तक रह सकती है। बैंकिंग सेक्टर में RBL बैंक को लेकर अहम अपडेट आया है। सेबी ने एमिरेट्स NBD बैंक के प्रेफरेंशियल इक्विटी इन्वेस्टमेंट के जरिए कंट्रोल चेंज को मंजूरी दे दी है, जिसे बैंक के लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट माना जा रहा है। बाजार का मानना है कि इस डील के बाद RBL बैंक लिमिटेड को कैपिटल सपोर्ट और बिजनेस एक्सपेंशन में फायदा मिल सकता है। यही वजह है कि ये खबर बैंकिंग सेक्टर में काफी अहम मानी जा रही है। IT कंपनी एम्फेसिस ने वित्त वर्ष 27 के लिए पॉजिटिव गाइडेंस दी है। कंपनी को उम्मीद है कि कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट से लो डबल डिजिट रेंज में रह सकती है, जो मजबूत डिमांड का संकेत है। कंपनी का कुल डील वैल्यू यानी TCV रिकॉर्ड $2.1 बिलियन पहुंच गया है, जिसमें 68% ग्रोथ देखने को मिली। खास बात यह रही कि करीब 64% डील्स AI बेस्ड थीं, जिससे फ्यूचर ग्रोथ पाइपलाइन काफी मजबूत नजर आ रही है।
हेल्थकेयर और लाइफ साइंस टेक कंपनी इंडिजिन ने आने वाले समय के लिए मजबूत आउटलुक दिया है। कंपनी को उम्मीद है कि बायोफार्मा सेगमेंट की वजह से ग्रोथ मोमेंटम और तेज होगा और वित्त वर्ष 27 में कारोबार में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। कंपनी ने एबिटा मार्जिन बेहतर रहने का भरोसा जताया है। मैनेजमेंट का फोकस सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने पर नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी मजबूत करने पर भी है, जिससे लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव माना जा रहा है। शक्ति पंप्स इंडिया को करीब 155 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके तहत कंपनी 6,680 ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम्स की सप्लाई करेगी। ये ऑर्डर कंपनी के सोलर बिजनेस को मजबूत करेगा। बजाज ऑटो ने जानकारी दी है कि 6 मई की बोर्ड मीटिंग में शेयर बायबैक पर विचार किया जाएगा। अगर बायबैक को मंजूरी मिलती है तो ये स्टॉक के लिए बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है, क्योंकि इससे इन्वेस्टर्स को प्रीमियम प्राइस पर एग्जिट का मौका मिल सकता है और शेयर को सपोर्ट भी मिल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में ईरान से कहा है जस्ट गिव अप। ट्रंप ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने के बदले अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड हटाने की मांग की थी और कहा कि ब्लॉकेड बॉम्बिंग से भी ज्यादा असरदार साबित हो रहा है। ईरान ने भी बेहद सख्त जवाब दिया है। ईरानी नेताओं का कहना है कि उनके पास कई साल तक युद्ध चलाने लायक मिसाइल स्टॉक मौजूद है और अगर अमेरिका ने दबाव बढ़ाया तो इसका असर पूरी दुनिया के ऑयल और गैस मार्केट पर पड़ेगा। हालात अब और गंभीर हो गए हैं क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अरब सागर की तरफ से भी बंद कर दिया है। ईरान ने समुद्र में माइंस बिछा दी हैं और जहाज़ों के लिए नया रूट बनाया है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये है कि ईरान खुद कई माइंस की सही लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रहा। पेंटागन के मुताबिक इन माइंस को हटाने में करीब 6 महीने लग सकते हैं और ये काम युद्ध खत्म होने से पहले शुरू नहीं होगा। यानी ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर असर लंबे समय तक बना रह सकता है और एनर्जी मार्केट में अनसर्टेनिटी जारी रह सकती है। अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड लगातार मजबूत होता जा रहा है। यूएस सेंटकॉम अब तक 42 कमर्शियल जहाज़ों को वापस भेज चुका है और पेंटागन करीब $1.5 ट्रिलियन के डिफेंस बजट के दम पर इस ब्लॉकेड को लंबे समय तक जारी रखने की तैयारी में है। दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के पास अगस्त 2026 तक रेवेन्यू फ्लो बनाए रखने की क्षमता है। यानी अब बड़ा सवाल ये है कि पहले कौन दबाव में आता है, अमेरिका या ईरान। डिप्लोमैटिक लेवल पर बातचीत लगभग बंद हो चुकी है। ट्रंप ने अपने दूतों की इस्लामाबाद यात्रा रद्द कर दी, हालांकि पाकिस्तान अभी भी मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है। इस बीच जापान ने डिप्लोमेसी के जरिए अपने एक ऑयल टैंकर को हॉर्मुज़ से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार फैलता जा रहा है। लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक्स में कम से कम 9 लोगों की मौतें हुई हैं, जबकि ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर मिसाइल अटैक का दावा किया, जिसे अमेरिका ने पूरी तरह फर्जी बताया है। इस पूरे संकट का सबसे बड़ा असर क्रूड ऑयल मार्केट पर दिखाई दे रहा है। ब्रेंट क्रूड $118 प्रति बैरल तक पहुंच गया और कुछ समय के लिए $126 का स्तर भी छू लिया, जिसे एक्सपर्ट्स हाल के वर्षों का सबसे बड़ा ऑयल शॉक मान रहे हैं। गोल्ड प्राइसेस भी तेजी से बढ़ रही हैं और सोना करीब $4,600 प्रति आउंस तक पहुंच गया है। निवेशक डर और अनसर्टेनिटी की वजह से सेफ हेवन एसेट्स की तरफ जा रहे हैं, जबकि फेडरल रिजर्व ने रेट स्थिर रखे हैं, लेकिन मार्केट में डर अभी भी बना हुआ है। वाइटॉल के सीईओ के मुताबिक इस युद्ध की वजह से दुनिया को करीब 1 अरब बैरल ऑयल प्रोडक्शन का नुकसान हो सकता है। यानी ये सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह गया है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बन